एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। तो नर्वस सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। इसका नाम है सेल एंड टिश्यूज ऑफ नर्वस सिस्टम। तो क्लास को शुरू करने से पहले लास्ट क्लास में एक बच्चे का डाउट था कि इनवॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो एक बार उनको देख लेते हैं। जब हमने नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशंस पढ़े तो पीएनएस के अंदर जब हम पीएनएस को हमने डिवाइड करा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम था, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें वहाँ जाके देख लेना। दूसरा इसका था सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो मैंने कहा था कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। और जो सोमैटिक होता है वो हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट, या फिर एक्टिविटी लिख लो, एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे भी एक्टिविटी लिख लेना है ना। तो डाउट ये था कि जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं ये क्या होती हैं। ठीक है, तो इनको देखो कि ऐसी एक्टिविटीज एक्टिविटीज विच आर नॉट अवर विच आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल। ठीक है, और वॉलेंट्री एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? एक्टिविटीज विच आर अंडर अवर कंट्रोल, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो हमारे हिसाब से नहीं चलती है, वो कहलाती है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। और ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल के अंडर होती हैं, जिन्हें हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे वॉलेंट्री एक्टिविटीज। तो इसके अंदर जैसे हम अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इनवॉलेंट्री के अंदर एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे पहला हो गया हार्ट बीट, ये हमारे हिसाब से नहीं चलती है। ऐसा तो नहीं होता ना किसी का कि भाई आज मेरा मन कर रहा है मैं अपने हार्ट को 60 बार रिपीट करवाऊंगा। सिर्फ नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट होती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं पूरे दिन में ही 60 बार बीट करवाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो हमारा जो हार्ट बीट होती है वो कैसी होती है? इनवॉलंटरी मूवमेंट एक्टिविटी है। दूसरा सिक्रीशंस होते हैं, सिक्रीशंस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, स्टालसिस मूवमेंट। ये भी हमारी कैसी है? इनवॉलेंट्री होती है, ये भी हमारे हिसाब से नहीं चलती है ना। दूसरा अगर मैं वॉलेंट्री एक्टिविटीज के बारे में बात करूं, एग्जांपल्स के बारे में, तो इसके अंदर क्या आएगा? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी मैं ये चीज कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सब किस में है? वॉलेंट्री में, कि मेरा मन कर रहा है मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं। अगर मैं ना चाहूं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये सब किसके अंदर आती है? वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर। जैसे कि राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, ईटिंग, वॉकिंग। ठीक है, ये सब क्या है? मेरे वॉलंटरी एक्टिविटीज के अंडर आती हैं। ठीक है, आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, जो है सेल एंड टिश्यूज ऑफ नर्वस। हमारा टॉपिक है सेल एंड नर्वस टिश्यू, नहीं, सेल एंड, हमारा टॉपिक है सेल एंड टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जब हम नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो हमारे दो तरह के टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला होता है न्यूरॉन और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। ठीक है, तो दो तरह के नर्वस टिश्यूज हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। पहला न्यूरॉन, सेकंड वन इज द न्यूरोग्लिया। तो हम पहले बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में। और न्यूरॉन क्या होते हैं? दे आर
वर्किंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या कहलाते हैं? वर्किंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दे आर ऑल्सो नोन एज नर्व सेल। न्यूरॉन्स को हम किस नाम से जानते हैं? नर्व सेल के नाम से जानते हैं हम न्यूरॉन्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें न्यूरॉन के बारे में ही, तो दे आर एक्साइटेबल। इसका मतलब क्या होता है? मीन दे कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं तो न्यूरॉन नीड कॉन्टिन्यूअस O2 एंड ग्लूकोज सप्लाई फॉर देयर सर्वाइवल। इनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए, किसकी? O2 एंड ग्लूकोज की। सेकंड बात करते हैं, दे कैन नॉट डिवाइड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेंट्रोजोम। इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ही न्यूरॉन्स क्या नहीं होते? डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब कि अगर कभी भी किसी भी कारण से कोई न्यूरॉन डैमेज हो गया तो वो रीजनरेट नहीं होगा, क्योंकि न्यूरॉन्स किसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसी कारण हमें जो न्यूरॉन होता है उसको क्या चाहिए होती है? कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है O2 और ग्लूकोज की। ठीक है, जिससे कि वो डैमेज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूरॉन कंसिस्ट न्यूरॉन कंसिस्ट इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला सेल बॉडी एंड सेकंड वन इज द एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के दो पार्ट्स होते हैं, पहला सेल बॉडी, दूसरा एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। तो आपने अभी पढ़ा न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? तो वर्किंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये नर्व सेल भी कहलाते हैं इनको। ये क्या कर रही होती हैं? दे आर एक्साइटेबल होते हैं, जो क्या करते हैं? जनरेट भी कर सकते हैं और ट्रांसमिट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। इनको क्या चाहिए? O2 एंड ग्लूकोज की कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल के लिए। ये क्या क्या होते हैं इनके अंदर? सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्या ये क्या नहीं होता है? इनका डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवाइड के अंदर नहीं जाते हैं। लास्ट वन न्यूरॉन, न्यूरॉन के भी दो पार्ट होते हैं, पहला सेल बॉडी और दूसरा एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये था न्यूरॉन। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन के सेल बॉडी के बारे में। ठीक है, सेल बॉडी। एक चीज और जो मुझे बोलनी है, देखो हम जो नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस चैप्टर के दौरान टाइम फ्रेम का कोई लिमिट नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें बतानी होंगी आपको। मैं चाहता हूँ कि इस लेवल से आपको कंटेंट दूँ कि आप आराम से उसे पढ़ के आराम से उसे समझ सको। तो इस चीज़ को तैयार करने के लिए टाइम फ्रेम नहीं रहेगा, तो वीडियोज़ लंबी जा सकती हैं। तो आप ये ना सोचें कि वीडियो बहुत बड़ी है कुछ है। प्लीज़ जब आप वीडियो को देखें तो एंड तक ही देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो बात करते हैं सेल बॉडी की। तो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है वो ऑल्सो नॉन एज सोमा। वो किस और दूसरे नाम से जानी जाती है? सोमा के नाम से जानी जाती है। इट हैव ऑल सेल ऑर्गेनलीज। इसके पास क्या होते हैं? सारे के सारे सेल ऑर्गेनलीज होते हैं। सेल ऑर्गेनलीज का मतलब क्या होता है? कि वो सारे पार्ट्स जो किसके अंदर पाए जा रहे हैं? सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सेल बॉडीज फॉर्म ग्रे मैटर। सेल बॉडी क्या बनाती है? ग्रे मैटर बनाती है आपका, ग्रे मैटर। अब मैटर दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रे मैटर और एक वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर हमारा कौन बनाता है? सेल बॉडीज बनाती हैं। अगर मैं बात करूं ग्रे मैटर कहाँ पाया जाता है? ग्रे मैटर फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। किसके अंदर पाया जाता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ब्रेन के अंदर जो पाया जाएगा, ये पाया जाएगा एट द पेरीफेरी, एट द पेरीफेरी
ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं तो इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो आपने देखा कि जो ग्रे मैटर था उसे कौन बना रही है, सेल बॉडीज बना रही है ग्रे मैटर को। सेल बॉडीज जो जिस ग्रे मैटर को बना रही है वो ग्रे मैटर ब्रेन के अंदर कहाँ पे जा रहा है, पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब क्या है, बॉर्डर्स पर, किनारों पे पाया जाएगा, ठीक है। वहीं पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये कहाँ चला गया, सेंटर में। तो ब्रेन के अंदर तो ये पेरीफेरल में था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंटर में आ गया। तो आप ये देख रहे हो कि वाइस वर्सा हो रहा है कि जो चीज ब्रेन में कॉर्नर्स पे थी वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंटर में है, ठीक है। सेम आगे हम व्हाइट मैटर को पढ़ेंगे तो वहां पे भी ऐसा होगा कि जो चीज ब्रेन में होगी उसका अपोजिट वो कहाँ पाई जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाई जाएगी, ठीक है। अगर ब्रेन के अंदर ये पेरिफेरल में है तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये सेंटर में होगा। अगर ब्रेन के अंदर कोई चीज सेंटर में है तो स्पाइनल कॉर्ड में पेरिफेरल में होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो ग्रे मैटर होता है ब्रेन के अंदर कहाँ होता है, पेरिफेरल में, और जो स्पाइनल कॉर्ड में अंदर बात करें तो वहां पे क्या होता है, आपका सेंटर में होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं डायग्राम के थ्रू तो जो ग्रे मैटर है वो कैसे पाया जाएगा, ठीक है। मान चलो ये ब्रेन है आपका, तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये सब क्या है आपका, ये पेरीफेरल ऑफ द ब्रेन है। क्या है ये, पेरीफेरी ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सेल बॉडीज मिलेंगी। क्या मिलेंगी, सेल बॉडीज मिलेंगी, ठीक है। तो जो ये सेल बॉडीज का ग्रुप है ये कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर, पेरीफेरी पर। तो यहाँ पे इसके इस कॉर्नर पे क्या होगा आपका, ग्रे मैटर होगा। क्या होगा, ग्रे मैटर, ठीक है। समझ में आया। अगर इसके सेंटर की बात करूं तो आगे हम इसके पढ़ेंगे सेंटर में क्या होगा, हम आगे पढ़ेंगे थोड़े से आगे चल के ही। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रे मैटर होता है उसे कौन बनाती है, सेल बॉडीज बनाती हैं। सेल बॉडी जो ग्रे मैटर वो कहाँ पाया जाता है, ब्रेन के अंदर पेरिफेरल में, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो क्या कहलाता है, और इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो क्या कहलाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होता है वो कहलाता है न्यूक्लियाई। क्या कहलाता है, न्यूक्लियाई, ठीक है। वहीं पर जो पीएनएस के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होता है वो कहलाता है आपका गैंग्लिया। क्या कहलाता है, गैंग्लिया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी सेल बॉडीज कहाँ होंगी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज कहाँ होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा, न्यूक्लियाई कहलाएगा, ठीक है। वहीं पर वो कह रहा है कि जब इन सेल बॉडीज का ग्रुप आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाएगा तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, गैंग्लिया बोलेंगे, ठीक है। जैसे जस्ट एग्जांपल देखो कि मैंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर सेल बॉडीज हैं, क्या है, सेल बॉडीज। अगर इस वाले पूरे के पूरे ग्रुप को उठा के अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रहूंगा तो ये कहलाएगा न्यूक्लियाई। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियाई। अगर इसी सेम ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकाल के कहां पर रख दूं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो वो क्या कहलाएगा, गैंग्लिया कहलाएगा। समझ में आया। तो ये है सेल बॉडीज के बारे में। एक नोट और लिख लेना कि एक बेजल गैंग्लिया नाम से, बेजल गैंग्लिया, ये एक्सेप्शनल है, इज द ओनली ग्रुप ऑफ cell bodies which found in central nervous system and called basal ganglia instead of nuclei, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक एक्सेप्शनल केस है बेजल गैंग्लिया का। बेजल गैंग्लिया क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है जो कहाँ पाई जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होंगी तो वो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियाई कहलाएगी। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है कि ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होने के बावजूद भी न्यूक्लियाई ना कहला के क्या कहलाती है, बेजल गैंग्लिया। तो इसको आपको याद रखना है, एक एक्सेप्शनल केस है कि बेजल गैंग्लिया एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या नहीं कहला रही है, न्यूक्लियाई नहीं कहला रही, क्या कहलाती है, बेसल गैंग्लिया। ठीक है, तो ये था सेल बॉडी के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्सोन एंड डेंड्राइट्स का। अब बात करते हैं एक्सोन एंड डेंड्राइट्स के बारे में। तो पहले लिखो डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट्स, जो डेंड्राइट्स होते हैं दे आर स्मॉल प्रोसेसेस फ्रॉम सेल बॉडी। तो एक डायग्राम बनाएंगे पूरे न्यूरॉन का, तो उसमें हम देख लेंगे एक्सॉन्स को, डेंड्राइट्स को, सेल बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट, दे कैरी nerve impulse toward the cell body। ये सेल बॉडी की तरफ करंट को लेके आते हैं डेंड्राइट्स। दे आर दे आर मोर इन नंबर्स, दे आर मोर इन नंबर्स। ये 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा और मोर भी हो सकते हैं, और मोर नंबरिंग होती है। मैंने आपको एक पॉइंट नहीं लिखवाया था सेल बॉडी में, उसमें एक पॉइंट लिख लो कि नीजल बॉडी इज प्रेजेंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, नीजल बॉडी प्रेजेंट इन सेल बॉडी। ये क्या है क्या नहीं है, अभी हम जब डायग्राम देखेंगे तो वहाँ बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख लो कि नीजल बॉडी प्रेजेंट, नीजल बॉडी प्रेजेंट। ठीक है, तो नीजल बॉडी दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, सेल बॉडी के अंदर भी और डेंड्राइट्स के अंदर भी। ठीक है, तो ये था डेंड्राइट्स के बारे में, लिख लो इसको। अब बात करेंगे एक्सॉन्स की। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। एक्सॉन्स दे आर द लार्ज प्रोसेस फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से जो एक लार्ज प्रोसेस निकलती है उसे हम बोलते हैं एक्सोन। इट स्टार्ट फ्रॉम द टैपर्ड एरिया ऑफ सेल बॉडी। तो एक्सोन कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल बॉडी के टेपर्ड एरिया से स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सोन हिलॉक। यहाँ लिख लो, नोन एज एक्सोन हिलॉक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सोन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बताओगे कहाँ स्टार्ट होता है, एक्सोन हिलॉक से, जो कि क्या है, एक टैपर्ड एरिया है, कहाँ पर, सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दे कैरी impulses away from सेल बॉडी। डेंड्राइट्स थे वो टूवर्ड्स लेके आ रहे थे सेल बॉडी के, एक्सोन्स क्या कर रहे हैं, सेल बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं इंपल्सेस को। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नीजल बॉडी एब्सेंट। एक्सोन्स के अंदर नीजल बॉडी नहीं पाई जाती है, नीजल बॉडी एब्सेंट। ठीक है, तो ये था, एक इसमें एक पॉइंट लिख लो, द एक्सोन इज कवर्ड बाय एक्सोलीमा। एक्सोन किससे कवर्ड होता है, एक्सोलीमा से कवर्ड होता है। जब एक्सोन में आप नीचे की तरफ जाओगे, एंड पार्ट ऑफ जब आएगा, तो एक्सोन डिवाइड इनटू टीलोडेंड्राइट्स। और इन टीलोडेंड्राइट्स में क्या होते हैं, वेसाइकल्स, और वेसाइकल्स के पास क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स।
ठीक है। तो ये था एक्सोन के बारे में। दे आर लार्ज प्रोसेस फ्रॉम द सेल बॉडी। हाँ, इसमें और लिख लो, इट इज वन इन नंबर। मेनली तो ये एक ही होता है नंबर में, लेकिन एक दो और भी हो सकते हैं, बट मेनली यहाँ कितने होते हैं, एक ही होता है नंबरिंग में। ठीक है, तो ये था एक्सोन के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसको अगर डायग्राम बनाए तो हम ये हमारी हुई सेल बॉडी। ठीक है, ठीक है भाई। और ये हुए हमारे, सबको लेबल करेंगे हम। तो इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये हमारी होगी सेल बॉडी। सेल बॉडी को थोड़ा सेंटर में करते हैं, नीचे होगी बेचारी ये। दिस इज सेल न्यूक्लियस, सॉरी दिस इज न्यूक्लियस नॉट सेल बॉडी, न्यूक्लियस। ठीक है, ये पूरा जो इतना हिस्सा है, ये वाला जो मैं अगर यहाँ से बनाऊँ ऐसे, तो ये ऐसे बन रहा है, ये कहलाता है सेल बॉडी। ये कहलाती है सेल बॉडी। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हो गए। अब आप देख रहे हो कि एक ये हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा ऐसे जो नीचे की तरफ आ रहा है ना ये, और यहाँ से जो ये वाला हिस्सा है टेपर्ड एरिया, ये वाला, ये कहलाता है एक्सोन हेलॉक। ठीक है, ये पूरा एक्सोन है, इसको लिख लो एक्सोन। एक्सोन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सोलीमा। ठीक है, जो ये डिवाइड हुआ है, ये वाली ये ब्रांचेज जो हैं, इन्हें बोलते हैं टीलोडेंड्राइट्स। इसके अंदर वेसिकल्स होते हैं ये ऐसे, तो इनको बोलते हैं हम वेसिकल्स। और इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो इनको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब इस सेल बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, ऊपर की साइड यहाँ पे ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर ऑफ द सेल। यहाँ पे पाई जाती हैं गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडी। ठीक है, और ऐसे करके होते हैं न्यूरोफिलामेंट्स, न्यूरोफिलामेंट। अब जिस चीज़ के अंदर ये वो फ्लोट कर रहे होंगे, इस पूरे को हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म। और सेल बॉडी में एक स्ट्रक्चर कवर करता है ऐसे। ठीक है, तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है नीजल बॉडी। नीजल बॉडी ऑल्सो known as Tagore body. They are responsible for protein synthesis। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट्स।
तो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स के अंदर जो नीजल प्रोटीन बनता है वो कौन बनाता है, नीजल बॉडी बनाती है। नीजल बॉडी को हम किस नाम से जानते हैं, टाइगर बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल, डेंड्राइट्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, न्यूरोप्लाज्म हो गया, एक्सोन हिलॉक, एक्सोन एक्सिलोमा, टीलोडेंड्राइट्स। टीलोडेंड्राइट्स के अंदर वेसिकल्स पाए जाते हैं, वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। सेल बॉडी और न्यूरोफिलामेंट, इस डायग्राम को बना लो आप, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो तो अभी आपने देखा न्यूरॉन का आपने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन के बारे में फिर हमने पढ़ा न्यूरॉन के दो पार्ट्स थे, सेल बॉडी, एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। सेल बॉडी को डिस्कस कर लिया, एक्सोन को डिस्कस कर लिया था, डेंड्राइट्स को पढ़ लिया था, उसका डायग्राम देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन? फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन के बेस पे न्यूरॉन्स दो तरह के होते हैं। पहला सेंसरी या फिर एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा हाँ मोटर या फिर इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन वो होते हैं जो किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी सेंसरी स्टिमुलस को हमारे ऑर्गन से लेके ब्रेन तक लेके जाता है, वो कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो सिग्नल आपने भेजा है न्यूरॉन ब्रेन तक बाय सेंसरी न्यूरॉन, उसके जवाब में जो रिप्लाई आएगा, जो एक्शन आएगा, उसे कौन लेके आता है, मोटर न्यूरॉन लेके आता है, ठीक है। एफरेंट का मतलब होता है, एफरेंट का अगर मैं इसको याद करना है तो इसका एफरेंट का ए का मतलब होता है अराइवल, जो आ रहा है, और ई का मतलब होता है एग्जिट। अब मैं ब्रेन की बात करूं तो जो न्यूरॉन ब्रेन के पास सिग्नल लेके आ रहा है, यानी कि ए फॉर अराइवल, जो आ रहा है वो कहलाता है सेंसरी या फिर एफरेंट न्यूरॉन, और जो ब्रेन से सिग्नल लेके जा रहा है, जो एग्जिट हो रहा है, वो कहलाता है इफरेंट यानी कि मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, अगर मैं सेंसरी न्यूरॉन के बारे में बात करूं, सेंसरी न्यूरॉन, तो इसके अंदर तीन न्यूरॉन देखने को मिलते हैं मुझे। सपोज करो ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ से इसको टच करा गया, मतलब स्किन है, ठीक है, यहाँ से किया गया टच, तो ये ऑर्गन क्या करेगा, इसको सेंस करेगा, तो यहाँ से सिग्नल्स जाएंगे पहले स्पाइनल कॉर्ड पर, किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ये न्यूरॉन यहाँ पे लेके गया है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। और स्पाइनल कॉर्ड से ही जाएगा ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर भी कहाँ, थैलामस में, पहले पहले कहाँ पहुंचेगा, थैलामस तक। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से थैलामस तक लेके गया है, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। और थैलामस से फिर जाएगा ये सेरिब्रम पर, कहाँ पे जाएगा, सेरिब्रम। तो जो ये वाला लास्ट वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। समझ में आ गया ना। ऑर्गन से जब स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, तो जो ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रहा है वो कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड से थैलामस तक लेके जा रहा है वो कहलाता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। थैलामस से सेरिब्रम तक जो पहुंच रहा है वो कहलाता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ये तो है सेंसरी न्यूरॉन। अगर मैं बात करूं किसकी, मोटर न्यूरॉन की, तो मोटर न्यूरॉन में क्या होता है कि जब जब सिग्नल यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ से वापस आएगा, तो ये थैलामस तक, थैलामस से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन। तो जो ये ऊपर के न्यूरॉन है दो, ये वाला, ये कहलाता है अपर मोटर न्यूरॉन, ये कहलाते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। और जो ये नीचे वाला है जो स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन तक पहुंचा है, ये कहलाता है लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी के अंदर तीन ऑर्डर होते हैं न्यूरॉन के, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। वहीं पर मोटर के अंदर दो ऑर्डर होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो चलें आगे। अभी आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अब पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो जिन न्यूरॉन्स का एक्सॉन बड़ा होता है ना, तो एक तो न्यूरॉन अगर मान के चलो ये हुआ
सेल बॉडी, ये इसका एक्सॉन हो गया, ये टीलोडेंड्राइट्स हो गए। एक तो मेरे पास ये है और एक न्यूरॉन ऐसे है जिसका एक्सॉन छोटा है, तो इनको हम बोलते हैं एक्सॉन, जिनका एक्सॉन बड़ा होता है हम बोलते हैं गोल्गी 1 न्यूरॉन, और इनको हम बोलते हैं गोल्गी 2, गोल्गी 2 न्यूरॉन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइट या फिर अकॉर्डिंग टू लेंथ दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, गोल्गी 1 एंड गोल्गी 2। गोल्गी 1 का एक्सॉन बड़ा होता है और गोल्गी 2 का एक्सॉन छोटा होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंथ के बाद आता है अकॉर्डिंग टू पोल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोल पहला आता है यूनिपोलर न्यूरॉन, यानी कि जिनका एक ही पोल हो, यानी कि ये सेल बॉडी हुई और यहाँ से क्या निकल गया, एक एक्सॉन निकल गया, तो इसका एक पोल है, तो ये कहलाते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। ये बेसिकली पाए जाते हैं फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाएंगे, यूनिपोलर न्यूरॉन पाए जाएंगे। दूसरा होता है बायपोलर न्यूरॉन। बायपोलर मतलब कि ये सेल बॉडी हुई, एक न्यूरॉन इधर चला गया, एक एक्सॉन इधर चला गया और एक एक्सॉन इधर चला गया, तो इसके दो पोल हो गए, एक पोल ये और दूसरा पोल ये कहलाते हैं बायपोलर न्यूरॉन। ये देखने को मिलते हैं आपको फाउंड इन रेटिना और इनर ईयर। ठीक है, थर्ड अगर बात करूं तो थर्ड होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, मल्टीपोलर में क्या होते हैं, ये सेल बड़ी हुई, एक न्यूरॉन इधर चला, एक्सॉन इधर चला गया, एक एक्सॉन इधर, एक एक्सॉन इधर और एक एक्सॉन इधर, तो ये कहला जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये फाउंड होते हैं ऑल मोटर न्यूरॉन, जितने हमारे मोटर न्यूरॉन होंगे वो कैसे होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, लास्ट में है फोर्थ स्यूडो न्यूरॉन। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स। ठीक है, ऐसा न्यूरॉन जो कैसा है, झूठा है। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसा न्यूरॉन होगा जिसकी सेल बॉडी ये है, एक न्यूरॉन एक्सॉन इधर चला गया और एक एक्सॉन इधर चला गया। ठीक है, अब इसको देखो देखने में तो ये लग रहा है कि कैसा है, ये यूनिपोलर है। ये क्या है, यूनिपोलर, लेकिन देखने में लग कैसा रहा है कि सॉरी, देखने में हमें लग रहा है कि बायपोलर है, एक पोल इधर और दूसरा पोल इधर, तो देखने में तो लग रहा है बायपोलर, लेकिन है कैसा, ये यूनिपोलर है, एक पोल निकल रहा है ना सेल बॉडी से, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्यूडो न्यूरॉन के। ऐसा न्यूरॉन जो क्या क्या हो, फॉल्स हो, यानी कि हमें है तो ये यूनिपोलर लेकिन लग कैसा रहा है, देखने में बायपोलर जैसा लग रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं स्यूडो न्यूरॉन। ये हमें पाया जाता है हमारी क्रेनियल नर्व्स में, या क्रेनियल नहीं, हम अगर मैं बोलूँ तो इसको सेंसरी लिखो, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स के अंदर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पोल चार तरह के न्यूरॉन होते हैं, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर एंड स्यूडो न्यूरॉन। समझ में आया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। लास्ट है बेस्ड ऑन माइलिनेशन। माइलिनेशन के बेस्ड पे दो तरह के होते हैं, पहला होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, लार्ज एक्सॉन कवर विद मैनी सेक्वन सेल। सेक्वन सेल से ये बहुत सारी सेक्वन सेल से कवर होता है। ठीक है,
देयर इज, नहीं पहले लिखो, जो ये सेक्वन सेल होती है, सेक्वन सेल फॉर्म मैनी concentrated layer around the axon, axon which called, क्या कहलाती है वो, माइलिन सीथ। इसका मतलब क्या है, सपोज करो ये क्या है, एक्सॉन है, और यहाँ पे क्या है, एक ये सेल है सेक्वन सेल। तो ये सेक्वन सेल क्या करेगी, इस एक्सॉन के चारों तरफ ऐसे बहुत सारी लेयर बनाएगी अपनी, और जो ये बहुत सारी लेयर्स हैं कहलाती हैं एक सीथ की तरह बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं माइलिन सीथ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इन बिटवीन, इन बिटवीन दीज लेयर्स, कौन सी लेयर्स, ये कंसंट्रेटेड जो लेयर्स हैं इनके बीच में क्या होता है, इन बिटवीन दीज लेयर्स फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट, एक फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कहलाता है नॉन एज माइलिन। क्या कहलाता है वो, माइलिन कहलाता है। नेक्स्ट इसमें लिखो, देयर इज गैप बिटवीन टू एडजेसेंट सेक्वन सेल, दो एडजेसेंट सेक्वन सेल के बीच में गैप होता है जिसे हम बोलते हैं, वो जो क्या कहलाता है, नॉन एज नोड ऑफ रनवियर। क्या कहलाता है, नोड ऑफ रनवियर। ड्यू टू दिस नोड ऑफ रनवियर, इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन the nerve impulse travel very fast। ठीक है, तो इस नोड ऑफ रनवियर की वजह से जो नर्व इम्पल्स इस माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर ट्रेवल करेगा वो ऐसे कैसे कर रहा है, कैसे करता है, बहुत स्पीडली ट्रेवल करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिसके अंदर हमने आपने पढ़ा कि एक एक्सोन को बहुत सारी सेक्वन सेल्स कवर करती हैं, और सेक्वन सेल्स एक जगह पे बहुत सारी कंसंट्रेटेड लेयर्स बनाती है जो एक सीथ की तरह होती है, जिसे हम बोलते हैं माइलिन सीथ। ठीक है, माइलिन सीथ के बीच में एक फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है माइलिन। ठीक है, और दो एडजेसेंट सेक्वन सेल के बीच में एक नोड ऑफ रनवियर पाया जाता है। ठीक है, और इसी नोड ऑफ रनवियर की वजह से जो इम्पल्सेस हैं वो कैसे करते हैं, ट्रेवल करते हैं, फास्टली ट्रेवल करते हैं। अगर इस मैं डायग्राम बनाऊं माइलिनेटेड न्यूरॉन का तो कैसे बनेगा, ये मेरे क्या है, डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे सेक्वन सेल्स आ जाएंगी, ये आपका टीलोडेंड्राइट्स हो गया। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ सेक्वन सेल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं सेक्वन सेल, जो ये गैप है, ये वाले गैप, ये कहलाते हैं नोड्स ऑफ रनवियर। क्या कहलाता है, नोड्स ऑफ रनवियर। ठीक है, तो ये है माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब बात करते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन की। इसके अंदर एक्सॉन कवर विद सिंगल सेक्वन लेयर, सेक्वन सेल, एक ही सेक्वन सेल के अंदर पूरा एक्सॉन कवर हो जाता है। ठीक है, डू नॉट सेक्वन सेल, सेक्वन सेल डू नॉट फॉर्म
कॉन्सेंट्रेटेड लेयर्स, जैसे क्या नहीं होती, नो फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, जैसे माइलिन शीथ प्रोड्यूस नहीं होती है। अब जब कि हमने पढ़ा कि पूरा एक्सॉन किसके अंदर है, एक ही सेक्वेंस सेल के अंदर है, तो यहाँ पे क्या नहीं होता है, गैप नहीं होंगे, दो सेक्वेंस सेल्स के बीच में गैप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि होने के लिए हमें 2 या 3 सेक्वेंस सेल्स चाहिए। उसने कहा है कि एक ही सेक्वेंस सेल के अंदर पूरा एक्सॉन आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, नो, या फिर मैं कहूँ एब्सेंस ऑफ, किसकी एब्सेंस होगी, नोड ऑफ रणवियर, नोड ऑफ रणवियर, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस इम्पल्स ट्रेवल स्लोली। ठीक है, ऐसे न्यूरॉन्स के अंदर जो इम्पल्सेस होते हैं वो स्लोली ट्रेवल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, नोड्स ऑफ रणवियर नहीं है। पूरी एक सेक्वेंस ने क्या कर लिया, पूरा एक्सॉन को कवर कर लिया है, तो वो कहलाता है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर इसके डायग्राम की बात करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये डेंड्राइट्स हो गए आपके। ठीक है, तो एक पूरी सेक्वेंस सेल रहेगी जो पूरे एसएस को कवर कर देगी, और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियस ऑफ सेक्वेंस सेल, न्यूक्लियस ऑफ सेक्वेंस सेल, और ये क्या है, सेक्वेंस सेल है। ठीक है, ये ऐसे पूरे एक्सॉन को एक ही सेक्वेंस सेल कवर कर लेगी, ये कहलाता है आपका अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। एक चीज याद रखना, वो लेयर जो एक्सॉन को कवर करे, जो लेयर एक्सॉन को कवर करती है वो कहलाती है एक्सोलीमा, सिर्फ एक्सॉन को। और ऐसी लेयर जो पूरे के पूरे न्यूरॉन को कवर करे वो कहलाती है न्यूरिलीमा, न्यूरिलेमा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये पूरा हमने आज न्यूरॉन को डिस्कस कर लिया है, जिसमें आपने पढ़ा न्यूरॉन की डेफिनेशन, न्यूरॉन के पार्ट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। सेल बॉडी पढ़ लिया, एक्सॉन डेंड्राइट्स पढ़ लिए, आपने न्यूरॉन का डायग्राम देख लिया, टाइप ऑफ न्यूरॉन पढ़ लिए, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू पोल एंड बेस्ड ऑन माइलिनेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें। ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो दिस इज ऑल ओवर द न्यूरॉन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें मोटिवेट करें ऐसे ही न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।